स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक अगली कक्षा में। और अब की बार मैंने वो कैप्स लिया है यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी दिन हो गए थे चूँकि वन वर्ड लिए नहीं थे, कुछ वोकैबलरी नहीं ली थी, तो यहाँ पर अब मैंने आज वोकैबलरी ली है। और ये तो समझ सकते हो कि किन कंडीशन में मैं वीडियो आपको बना के डाल रहा हूँ। कुछ आइडिया लग जाएगा फ़िलहाल, खैर कोई बात नहीं है, चूँकि डालना ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। इनमें से कई तो पूछे जा चुके हैं और कई एक बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो हमेशा आने की एक उम्मीद रहती है। तो इस बार मिक्सअप है, मतलब हर तरह का है, किसी एक ही शब्द से रिलेटेड नहीं है वो कि किसी एक ही ग्राउंड में प्लेस ही प्लेस हो, या मान लीजिए पर्सन ही पर्सन हो, या कुछ ऐसा हो कि जिससे हमें मतलब एक सपोर्ट मिले। हालांकि मिक्सअप है, पर है चूँकि इस वजह से ऐसा बनाना पड़ा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं ये, इसलिए मैंने ये छाट कर बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए। यहाँ पर देखिए, पहला है आपका वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स, यानी जो स्पेलिंग ख़राब लिखता है, गंदे तरीके से लिखता है, उसको हम मिसपेल्ट नहीं यहाँ पर है, मतलब जो लिखावट में यानी कि बुरी स्पेलिंग बनाता है उसको यहाँ पर कैकोग्राफिस्ट कहते हैं। कैकोग्राफिस्ट का मतलब होता है बुरी लिखावट वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर कहेंगे इसको बुरी लिखावट वाला व्यक्ति। ये हो गया वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। ठीक है, इसके बाद वन हु इज़ ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वन हु इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का केंद्र हो, तो उसको यहाँ पर साइनोसोर कहते हैं। साइनोसोर मतलब इसको आप चाहें तो डायनासोर के हिसाब से याद भी रख सकते हैं, लेकिन डायनासोर लिखना नहीं है, वो तो ये है कि उसके माध्यम से इसको साइनोसोर याद रख सकते हैं बस। तो यहाँ पर है साइनोसोर मतलब आप कहेंगे यहाँ पर आकर्षण बिंदु। आकर्षण बिंदु या आकर्षण का केंद्र भी कह सकते हो, आकर्षण का केंद्र। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साइनोसोर, इसी को आप यहाँ पर समझ सकते हो। हालांकि हमें हिंदी का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर वन हु इज़, ठीक है, व्यक्ति है तो भी, वस्तु है तो भी, तो इसलिए वहाँ पर आकर्षण बिंदु लिखा गया है कि जिस जगह पर व्यक्तियों का अट्रैक्शन हो, वही चीज़, वही व्यक्ति आपका आकर्षण बिंदु हो सकता है। तो आकर्षण का केंद्र या आकर्षण बिंदु, तो केंद्र कहो या बिंदु कहो, ठीक है, वहाँ पर दोनों सही है। साइनोसोर उसको हमें लिखना होता है, परीक्षा में इंग्लिश का वर्ड आता है, हिंदी का नहीं आता, लेकिन ये है कि आपको समझ में आता रहे वो और अच्छे तरीके से याद हो जाए, इसलिए लिख दिया मैंने। वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद जो स्वास्थ्य जिसका लाभ हो रहा हो, बीमारी के बाद जिसके हेल्थ में सुधार हो रहा हो, जो हेल्थ रिकवर कर रहा हो, उसको कहते हैं कन्वल्सेंट। कन्वल्सेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ करने वाला व्यक्ति, स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक गुंजाइश और रहती है कि जैसे यहाँ पर लिख दिया कि ग्रेजुअल रिकवरी, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद जो धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो कन्वल्सेंस कह देंगे। यहाँ पर केवल आपको सीई जोड़ना है, टी हटाकर आपको सीई जोड़ना है, तो कन्वल्सेंस हो जाएगा, तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की दशा हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप दूसरा भी बना सकते हो, वन हु इज़ फॉर प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो मतलब खाने पीने के आनंद के लिए जाना जाता हो, खाने पीने के आनंद के लिए जाना जाता हो, जिसको खाने पीने में मज़ा आता हो, जो बहुत ही खाने पीने का आनंद लेता हो, उसको कहते हैं एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है चटोरा। चटोरा आप समझते हैं, थोड़ा सा हर तरह का शब्द है, सबको ही जान जाता है, देहाती भी है शहरी भी है, तो उसको चटोरा कह देते हैं। यहाँ पर वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता हो। एक बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ,
जब मैंने पिछली बार वन वर्ड दिए होंगे तो उसमें था ये फ्यूजिटिव, और उसके साथ ये भी था वन हु रन्स अवे फ्रॉम ड्यूटी और स्कूल विदाउट परमिशन, मतलब जो बिना किसी अनुमति के अपने कर्तव्य से या ड्यूटी से भागता है या स्कूल से भागता है, उसको ट्रुएंट कहते हैं, TRUANT, ट्रुएंट। तो वो आपका वो भी भगोड़ा और ये भी भगोड़ा, लेकिन ये न्याय से भागता है, वो कर्तव्य से भागता है, तो इसको फ्यूजिटिव का मतलब आप भगोड़ा कह सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है अनवाइजी क्वेरलसम वुमेन, अश्रु, बहुत ही तेज चालाक टाइप की। तो यहाँ पर है ए क्वेरलसम मतलब लड़ाई करने वाली महिला, बहुत शोर मचाती हो, और नॉइजी क्वेरलसम वुमेन एक शोरगुलयुक्त झगड़ालू महिला। अश्रु, श्रु का मतलब होता है चालाक, यानी बहुत ही तेज हो, तो उसको कहते हैं टर्मागेंट, लेकिन हिंदी उसकी वही है, यानी झगड़ालू। हिंदी उसकी वही रहेगी, झगड़ालू औरत। क्योंकि वुमेन की बात हो रही है, इसलिए आप इसको झगड़ालू औरत या झगड़ालू महिला कह सकते हैं। इसके बाद है वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, अर्थात जो मतलब आदतन बहुत ज़्यादा पीता हो, शराब पीने की आदत बन गई उसको, शराब का आदी बन गया हो, तो यहाँ पर टॉपर या शॉर्ट कहते हैं, लेकिन हिंदी में वही कहते हैं, यानी पियक्कड़। अब यहाँ पर कह देते हैं कि वन हु हेट्स ड्रिंकिंग या वन हु इज़ नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, तो या इंटॉक्सिकेटिंग जो होता है वो मतलब मादक पदार्थ ड्रग्स वगैरह जो ना लेता हो, उसको टीटोटलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हैबिचुअल ड्रंकर्ड हो उसको टॉपर या शॉर्ट कहते हैं, जिसको हम पियक्कड़ कहते हैं। इसके बाद है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, अर्थात धर्म के विरुद्ध किसी बातचीत का काम, यानी धर्म के विरुद्ध जो बातचीत करने का कार्य होता है, जो धर्म के विरुद्ध बात होती है, जो धर्म के विरुद्ध बोलता है, ब्लास्फेमी, इसको हम कहते हैं ईश निंदा। चूँकि जो धर्म के विपरीत है या धर्म के विपरीत कोई बातचीत है तो वो ईश निंदा यानी ईश्वर निंदा हो गई, क्योंकि जो धर्म के खिलाफ है वो ईश्वर के खिलाफ है, क्योंकि धर्म में ही तो ईश्वर है और ईश्वर से ही धर्म है, इसलिए जो धर्म के खिलाफ है वो ईश्वर के खिलाफ है। तो ईश निंदा मतलब जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता वो अलग चीज़ है, वो मतलब एथीस्ट हो गया, ठीक है ना। जो धर्म पर जो ईश्वर पर विश्वास नहीं, यहाँ पर ईश्वर नहीं बल्कि धर्म के विरुद्ध कोई बातचीत हो तो यहाँ पर ब्लास्फेमी कहते हैं। और अगर यहाँ पर हो जाए अ पर्सन हु स्पीक्स अगेंस्ट रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के खिलाफ बातचीत करता हो तो ब्लास्फेमिस्ट कह सकते हो, मतलब ISTY हटाकर लगा सकते हो, ब्लास्फेमिस्ट हो जाएगा। तो ईश निंदक, फिर ईश निंदक हो जाएगा यहाँ। लेकिन चूंकि सिचुएशन की बात हो रही है, किसी एक्ट की बात हो रही है, तो ईश निंदा हो गई। फिर यहाँ पर एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, किसी विशेष क्षेत्र के पशुओं को हम फौना कहते हैं। फौना का मतलब होता है पशु वर्ग, पशु वर्ग। और जब ये देखो, वैसे तो कैटल या एनिमल या ऐसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि किसी खास क्षेत्र के पशुओं की बात होती है तब फौना कहा जाता है। अच्छा, दूसरा, जब खास क्षेत्र की वनस्पति की बात होती है तो उसको फ्लोरा कहा जाता है, और अक्सर आ जाता है ईडियम में, फ्लोरा एंड फौना। ये ईडियम में भी पूछा जाता है फ्लोरा एंड फौना, तो वहाँ पर होता है जंतु एवं वनस्पति, जंतु एवं वनस्पति। तो यहाँ पर वही है कि ये वनस्पति हो गए और ये जंतुओं के लिए हो गया है, जीव जंतुओं के लिए, और वनस्पति फूल पेड़ पौधे जितने भी आते हैं वो फ्लोरा कहा जाता है यहाँ पे। तो केवल मैंने एक ही लिया है और दूसरा मैंने यहाँ पे संख्या दिया है, तो इसको जरा अपना ध्यान रखना, फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है, और ये ईडियम से में भी पूछ दिया जाता है, तो यहाँ ध्यान रखिए। इसके बाद है द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ ए राइटर और ए पोएट, या ड्रामेटिस्ट लिखा हो, कुछ भी हो, ऑथर लिखा हो, कुछ भी हो, कोई लेखक है, कोई कवि है, उसका अंतिम साहित्यिक जो रचना होती है,
अंतिम साहित्यिक जो कार्य होता है, और वर्क क्या होता है, वही रचना होती है। तो अगर लेखक और कवि या ड्रामेटिस्ट, नाटककार या कुछ उपन्यासकार, जो भी इस तरह के होते हैं, कवि या लेखक या नाटककार, उनके जो अंतिम रचना होती है, उसकी जो अंतिम साहित्यिक रचना होती है, उसको स्वान सॉन्ग कहा जाता है, और यहाँ पर उसको कहा जाता है अंतिम कृति। अंतिम कृति या रचना आप कह सकते हैं, साहित्यिक रचना या साहित्यिक कृति। इसके बाद है ए जॉब विद हाई सैलरी बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वेतन बहुत बढ़िया मिलता हो, उच्च वेतन मिलता हो, लेकिन जिम्मेदारी बिल्कुल भी कम हो या भी ना हो। जो हाई सैलरी मिले और जिम्मेदारी भी ना हो, तो उसको इंग्लिश में साइनिक्योर कहा जाता है। साइनिक्योर, साइनिक्योर है, ये देखिए साइनोश्योर है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये साइनोश्योर है जो होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और ये यहाँ पर है कि ए पोस्ट या लास्ट ये अ जॉब विद हाई सैलरी बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर कहेंगे साइनक्योर। साइनक्योर इसको कहते हैं चैन की नौकरी। चैन की नौकरी कहते हैं उसको। तो यहाँ पर चूंकि ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का अर्थ भी एक ही शब्द में हो, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के जितने भी हैं वो वन वर्ड ही हैं, और ये तो समझने के लिए है जो हिंदी में लिखा है। बाकी आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, और इंग्लिश ही अगर आपको आती, ये तो इसलिए है कि कहीं पर आपको इस्तेमाल करना पड़े, कहीं पर यूज करना पड़े, या किसी कॉम्प्रीहेंशन में पैराग्राफ में आ गया है कहीं पर, और वहाँ पर उसने दे दिया है, तो वहाँ पर अगर वो कोई फ्रेज दे रखा है, कुछ भी रखा है, ठीक है ना, मान लो साइनक्योर या साइनोसोर या कन्वल्सेंट या कहीं पर कोई वर्ड पैराग्राफ, चूँकि चाहे वो डिफेंस का हो या सीजीएल एसएससी सीजीएल जो भी कुछ हो, अगर किसी के भी एग्ज़ाम होते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसमें पैराग्राफ तो ज़रूर ही आता है, और ये सब जानते हैं, और एक से एक टफ पैराग्राफ आते हैं, और उनमें भी क्वेश्चन बनते हैं। सभी जानते हैं कि पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में क्वेश्चन बनते हैं, 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बन जाते हैं, और पैराग्राफ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग बनते हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। और वो इसी बात के लेकर के होता है कि कोई इनमें देखो हर एक चीज़ को हर एक जगह सेट करके पढ़ाई करते हैं। अगर आपने वन वर्ड पढ़ा और वन वर्ड की जगह ही आपने लिमिट बना रखी उसकी, तो फिर वो वहीं तक याद रहेगा। उसको इस तरह से याद करिए कि वो होमोफोन्स भी कहीं पर हो सकता है। मान लो यही साइनोश्योर और साइनक्योर एक साथ दोनों को दे देता है तो होमोफोन्स हो गया। तो होमोफोन्स का मतलब होमोफोन्स कई तरह के होते हैं। एक होमोफोन्स मतलब जो फोनेटिक वर्ड उनका सेम होता है, एक होमोनीम्स होते हैं। होमोनीम्स का मतलब होता है कि आपके वर्ड दिखने में एक जैसे होंगे, लगभग दिखने में एक जैसे। तो होमोफोन्स, होमोनीम्स, पैरोनीम्स, बहुत सारे ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं जिन्हें हम ये नहीं जानते हैं कि ये किस सेंस में होता है। तो अब जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, समानार्थी जैसे जिसको जो आप कहते हो, इसके बाद जैसे होता है कि एकार्थी शब्द होता है, ऐसे करके तमाम मतलब हो जाता है, और समान ध्वनि वाले शब्द हो जाता है। तो हिंदी से आप आइडिया लगा सकते हो कि कई प्रकार के होते हैं। तो अब वहाँ पर जैसे ये आ गया, ये आ गया। अभी मैंने एक लिया था जो वीडियो मैंने बनाया था कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब हम मीनिंग एक ही है, लेकिन कौन सी मीनिंग कहाँ पे लेते हैं और कब लेते हैं। जैसे एवेंज और रिवेंज वाला आपने पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो बना के डाला था उसमें। तो जहाँ पर लिखा होगा, टाइटल लिखा होगा स्पेसिफिक वर्ड्स जहाँ लिखा होगा, उस वीडियो में ही वो सारे सब पढ़े हैं। तो वो भी एक तरह के आपके पैरोनीम्स टाइप के हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि वहाँ अंतर होता है। तो यही आपका, जैसे यहाँ पर मैंने इसका इडियम्स बताया, ये फ्लोरा एंड फौना का, तो इडियम से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। वन वर्ड तो आपके है ही, बाकी कहीं पर उठा करके वो सिनोनिम्स के लिए भी दे सकता है कि इसके बताइए सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, और होमोफोन्स के लिए भी मिला कर दे सकते हो, कहीं भी दे सकता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से इनको याद करिए। तो साइनक्योर मतलब चैन की नौकरी। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, जहाँ बाजार के लिए, बिजनेस के लिए पशुओं को काटा जाता है, पशुओं की हत्या की जाती है, तो उसको हम एबेटोर कहते हैं। एबेटोर का मतलब होता है कसाई खाना। कसाई खाना।
तो अब जैसे बूचरी कहते हैं जिसको, ठीक है ना, तो वो भी हो गया कसाई खाना, लेकिन यहाँ पर एबेटोर लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कसाई खाना। इसके बाद ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक जगह जहाँ पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, तो यहाँ पर हो गया अभिलेखागार। अब जैसे देखा होगा कि इसको मैंने अभी एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पढ़ाया है कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हमेशा प्लूरल में ही एक्सप्रेस किया जाता है, प्लूरल्स में ही लिखा जाता है। उसमें मैंने आर्चीव्स दिखाया है, उसमें आर्चीव्स बताया है कि इसको बहुवचन में यूज किया जाता है, जिसमें मैंने उसकी मीनिंग बताई थी ऐतिहासिक दस्तावेज। तो ऐतिहासिक दस्तावेज गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर कस्टडी होते हैं, म्यूजियम होते हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ रखते हैं। तो चूंकि गवर्नमेंट ही है जो ऐसे दस्तावेज रखती है, ठीक, तो ये चीज़ अभिलेखागार गवर्नमेंट का जो होता है वो अभिलेखागार कहा जाता है, जहाँ पर वो बहुत पुराने प्राचीन अभिलेख सुरक्षित यानी सिक्योर करके और रखती है सरकार, तो उसको आर्चीव्स कहा जाता है, जिसका मतलब अभिलेखागार है। इसके बाद ए प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जहाँ पर सामान रखा जाता है यानी रेलवे की कस्टडी में, उसको हम क्लॉक रूम कहते हैं। और क्लॉक रूम का मतलब आप मालागार या सामान गृह ऐसा करके कह सकते हो, मालागार, ठीक, या आप सामान गृह वहाँ पर लिखा भी होता है, देखा होगा कहीं कहीं पर स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म में वगैरह जो अंडरग्राउंड कुछ बने होते हैं, तो वहाँ सामान गृह लिख दिया जाता है। जैसे किसी ने सामान भिजवाया या खो गया सामान किसी का, तो वहाँ पर मालागार या फिर सामान गृह कह देते हैं। इसके बाद है ए लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज़, अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज़ मतलब लड़कियों या महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो समूह होता है उसको बेवी कहते हैं। तो बेवी कहने का मतलब होता है स्त्रियों का झुंड, स्त्रियों का झुंड, या फिर इसको अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जब जहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ होती हैं तो चिड़ियों का झुंड भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि अब चिड़ियों और महिलाओं की कैसे सिमिलैरिटी दी गई है, क्योंकि जब बहुत सारी औरतें होंगी तो बहुत सारी बातें करेंगी, तो इसी तरह से वहाँ पर एक जो शोरगुल होगा वो उसकी सिमिलैरिटी चिड़ियों से की गई कि चिड़ियाँ जब बहुत सारी होंगी तो कितनी जोर की चहचहाट होगी, कितना शोरगुल हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक ही तरह के यहाँ पर वर्ड मान लिए जाते हैं कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स या फिर अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज़। तो यहाँ पर हो गया स्त्रियों का झुंड। तो यहाँ जो आज ये अब इनमें देखिए, जैसे आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसे एक आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जैसे ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जैसे है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बाद आपका ये तो है ही है और इसके बाद ये भी है, मतलब ये भी है आपका इम्पोर्टेंट। ये ना कहिए कि कौन सा नहीं है, क्योंकि मैंने सारे इम्पोर्टेंट ही लिए हैं, ये बल्कि ये कहिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए। और अगर इनको आप बहुत ध्यान से सुन लेते हो, देखो ये याद तो होते नहीं, आप कई बार अगर आप इसको सुन लेते, देखो ये भी बहुत पूछा जाता है कई बार, ये जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आ जाता है, चाहे वो परीक्षा छोटी हो और चाहे वो बड़ी हो, लेकिन ये अधिकतर पूछे जाने वाले वन वर्ड्स हैं। और जो कॉमन है, मतलब अब कॉमन है जैसे द मर्डर ऑफ किंग, द मर्डर ऑफ ऐसे करके, तो वो तो कॉमन है ही, लेकिन ये थोड़ा अनकॉमन है। आपने इनको हो सकता है देखा हो लेकिन कम ही देखा हो, लेकिन यही समझ लो कि जिन चीज़ों को हम कम देखते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कभी कभी उनमें हमको बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि जिनको हम कम देखते हैं वो हमारे लिए कठिन लगते हैं कि अरे ये तो कैसे आ गए, ये तो हमको तैयार ही नहीं था। अब मर्डर ऑफ ए किंग रेजिसाइड, मर्डर ऑफ ए सिस्टर सोरोरिसाइड, अब मर्डर ऑफ ए ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, तो मतलब ये तो चीज़ें ऐसी कि ज़्यादातर बच्चे याद रखते हैं मर्डर करके, चूँकि अब वो थोड़ा कॉमन हो जाता है। लेकिन अब इनमें कोई सिमिलैरिटी है नहीं, क्योंकि इनका फ्रेज अलग है, वन वर्ड भी बिल्कुल अलग है, तो ये याद भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। और ऐसे ही वो अनोखे और अद्भुत अनकॉमन वर्ड्स
सेलेक्ट करता है, और इनमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कॉम्प्रिहेंशन का, पैराग्राफ में। अगर पैराग्राफ में ये कहीं आ गए तो फिर उनको वो पूछ जरूर देता है क्वेश्चन बना करके, ये पक्की बात है। मान लीजिए ये ले लिया और लेने के लिए ये ले लिया, या मान लीजिए ये ले लिया, कोई ये ले लिया, तो अब इसका उसने पैराग्राफ में आया फ्रेज उसका दे दिया, 4 तरीके से फ्रेज दे दिया। अब यहाँ पर जो ये फ्रेज मिलेगा, अब उसने लिख दिया वन हु रन्स फ्रॉम हिज ड्यूटी, वन हु रन्स फ्रॉम स्कूल, वन हु रन्स फ्रॉम हाउस, वन हु रन्स फ्रॉम, कहीं से भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मान लीजिए। अब वन हु रन्स फ्रॉम जस्टिस, तो अब वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और पैराग्राफ इतना टफ होता है कि वो जल्दी किसी को समझ में पूरा अच्छी तरह से आता नहीं, बस हल्के हल्के आता है, तो वो गैस में ही काम करता है। ये बात आप समझ लीजिए, कहते बहुत टफ मैटर उसका लिया जाता है। तो इनको पढ़िए और याद रखिए, इनको याद रखने की कोशिश करिए और पूरे मन से पढ़िए इनको, क्योंकि देखिए मेरा काम है तो बनाना, और मैं इतनी मेहनत या मैं इतना सब कुछ बनाता हूँ, तो ये समझ लीजिए कि वो तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ही बनाता हूँ। ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब मैं पर्सनली इनको बनाऊँ। फिर क्यों बनाऊँ? तो ज़रूरी मेरे दिमाग में यही रहता है कि स्टूडेंट्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और समझें और इनका लाभ उठाएं। फिर कोई स्टूडेंट्स इनको नहीं पढ़ता है, या वो जो भी सोचता हो उसकी मानसिकता में समझ नहीं सकता, क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, ये वो अपना जाने। लेकिन ये है कि मेरा जो काम है वो मैं कर देता हूँ, बाकी तुम अपना समझ लो। और उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ साथ में कि वो पढ़ेंगे भी इनको। बाकी मेरी तरफ से सभी को हमेशा शुभकामनाएं रहती हैं, और अगर अच्छा लगे तो बस ये है कि लाइक कमेंट ज़रूर करते रहिए, ताकि इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। सभी बच्चों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।